हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं सीएमएस के बारे में। एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड जो सीरीज हमारी चल रही है, जो हमें लगता है कि आरएस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ आरएस मेंस में ही आपके काम आएंगे, बल्कि आईएएस प्रीलिम्स के लेवल का इनका कंटेंट मैं लेकर आ रही हूँ। इसके अलावा जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो आपने अब तक के पुराने दो जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं वो देख लिए होंगे। ये इस सीरीज का थर्ड जो है वीडियो है। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे सीएमएस के बारे में। क्या है सीएमएस, चलिए देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि ऐसे वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण, यानी कि ऐसे वन्य जीव, ऐसे वाइल्ड एनिमल्स जो बेसिकली प्रवास करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, चाहे वो ऋतु के अनुसार हो, चाहे वो किसी चीज की आवश्यकता के हिसाब से हो। तो जनरली इनमें माइग्रेशन होता है, प्रवासन होता है। इन स्पीशीज के कंजर्वेशन की हम चर्चा कर रहे हैं, इनके संरक्षण के लिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण। तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए बात ये क्यों है, क्योंकि ये चर्चा में है अभी। किस वजह से? क्योंकि 15 से 22 फरवरी 2020 के बीच गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर में, इसकी कोप जो है वो हुई थी। कौन सी? 13वीं कॉप, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो इनकी शीर्ष निर्णय निर्मात्री निकाय है, उसकी मीटिंग हुई थी। कहां पे? हमारे भारत के गुजरात के गांधीनगर के अंतर्गत फरवरी 2020 में। इसलिए आप समझ ही गए होंगे ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और इस बार से क्वेश्चंस क्यों क्यों आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए चर्चा में है। इसका थीम क्या था? ये जो 13वीं कॉप थी, इसका थीम था प्रवासी प्रजातियां पृथ्वी को जोड़ती हैं और हम मिलकर उनका अपने घर में स्वागत करते हैं। माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। तो अगर मान लीजिए इससे कोई क्वेश्चन आता है, प्रवासी पक्षियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो इस थीम की जो टैगलाइन है उसको आप इजीली आंसर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि काफी कैची है। आप देख सकते हो कि प्रवासी प्रजातियां जो है वो पृथ्वी को जोड़ती हैं, कनेक्ट द प्लैनेट एंड हम उन सभी का अपने घर में स्वागत करते हैं। इस लाइन का नहीं भी यूज करें तो प्रवासी प्रजातियां पृथ्वी को जोड़ती हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि आप इसको इजीली एग्जाम में किसी ऐसे में यूज कर सकते हैं, अपने निबंध के अंदर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम बात करें इसका मैस्कट क्या था, शुभंकर क्या था, तो गिबी। ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है राजस्थान का क्या है, ये राज्य पक्षी है, स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको गिबी बोला है। और ये इसका मैस्कट था, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे हम इसमें चर्चा करें इसका लोगो, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो जो इसका प्रतीक चिन्ह था वो दक्षिण भारत की एक पारंपरिक कला है, कोलम, है ना, हमारे साउथ इंडिया की एक पारंपरिक आर्ट है। और इसका प्रयोग करते हुए इन्होंने जो प्रवासी जीव हैं, अमूर फाल्कन, मरीन टर्टल यानी कि समुद्री कछुआ, इनको इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है स्कोप की और इस पूरे सीएमएस की, तो ये हम समझ लेते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई स्टूडेंट्स शायद डिस्क्रिप्शन नहीं देख पा रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम है, तो जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम वही है जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है, पीएस कॉर्नर बाय शिखा गुप्ता। तो पृष्ठभूमि क्या है? सदस्य देशों का ये जो सम्मेलन है, ये प्रवासी पक्षियों, उनके प्रवास स्थान और उनके प्रवास मार्ग, यानी तीन चीजें हैं। प्रवासी पक्षी जो माइग्रेटरी बेसिकली बर्ड्स है, उनके प्रवास स्थान, वो जहां जा रहे हैं, और उनका जो रास्ता है जाने का, है ना, प्रवास मार्ग के संरक्षण पर होने वाला विश्व का एकमात्र ऐसा सम्मेलन है। और इस सम्मेलन का आयोजन हर 3 वर्ष में किया जाता है, यानी कि 2020 में हुआ था, तो अब 2023 में होगा। तो यानी लेटेस्ट इसका जो गांधीनगर वाला कन्वेंशन था वही था। ठीक है, यह सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मई 2019 में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच यानी आईपीबीएस द्वारा जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर जारी एक समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया कि वर्तमान में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लगभग 10 लाख प्रजातियां लुप्तप्राय की स्थिति में हैं। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आप एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हो, अपने ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सोर्स भी पता है कि आईपीबीएस की रिपोर्ट है ये, जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच। ठीक है, और इसने कहा है लगभग 10 लाख प्रजातियां लुप्तप्राय की स्थिति में है वन्य जीवों और वनस्पतियों की। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपके आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
आगे हम बात करें सीएमएस एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, बेसिकली क्या है, और इसी को क्या बोलते हैं, बॉन कन्वेंशन बोलते हैं। एग्जाम में कई बार डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सीएमएस ना लिख के आपको क्या मिलेगा, बॉन कन्वेंशन मिलेगा, तो बॉन कन्वेंशन भी इसी का नाम है। और 1979 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो हमने पिछले 3 पढ़े हैं, साइट्स, इसके अलावा ट्रैफिक और सीबीडी, वो भी यूएनईपी द्वारा संचालित थे, और ये भी यूएनईपी के तहत जर्मनी के बॉन शहर में हस्ताक्षर इस पर किए गए थे, तो ये भी यूएनईपी के तहत ही संचालित प्रोग्राम है, ये आप याद रखेंगे। 1979 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, कहां पर, बॉन शहर में, कहां पर है, जर्मनी में। ये समझौता 1983 में आधिकारिक रूप से लागू हुआ और वर्तमान में इस समझौते के 133 सक्रिय सदस्य हैं, जो कि लेटेस्ट डेटा है, आज की डेट में 133 सदस्य हैं। अगर आप जब एग्जाम थोड़ा टाइम बाद देते हैं, मान लो 1 साल बाद, 2 साल बाद, तब आप ये वीडियो देखते हैं, तो आप इसको जरूर से एक बार उस टाइम के हिसाब से अपडेट कर लेना। तो 133 सक्रिय सदस्य हैं, जिनमें से एक तो ईयू है, यूरोपियन यूनियन, और इसके अलावा 132 अन्य देश हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में स्थित है। आगे हम बात करें इसके क्या क्या कार्य हैं, तो कार्यों में देखो, सीएमएस जो है प्रवासी जीवों के प्रवास मार्ग और प्रवास क्षेत्र से संबंधित देशों को एक साथ लाने का काम करता है। जैसे हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के केवलादेव में साइबेरियन सारस आते हैं। हमारा जो कच्छ है, वहां पर हमें बहुत सारे फ्लेमिंगोज दिखाई देते हैं, तो ये सब प्रवासी पक्षी हैं। तो इनका जो मार्ग है, और इनके मार्ग के अलावा जहां ये जा रहे हैं, उन सभी देशों को ये एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं। इसके साथ ही सीएमएस जो है वो प्रवासी जीवों के संरक्षण के लिए संबंधित देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों को कानूनी आधार प्रदान करता है। अब क्योंकि पूरा ये रास्ता कई देशों से होकर जा सकता है, जैसे साइबेरियन ट्रेन है, वो साइबेरिया यानी रूस से आते हैं, तो रास्ते में मंगोलिया, चीन और भी देश बढ़ते हुए आते हैं। तो भारत पहुंचते पहुंचते जिन भी देशों से गुजरेंगे, तो प्रवास मार्ग को अगर आपको संरक्षित करना है, तो उन सभी देशों का एक सहयोग आपको चाहिए। तो सभी जो देश है, उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयास कानूनी आधार उनको प्रदान करता है। प्रवासी प्रजातियों, उनके आवास और प्रवास मार्गों के संरक्षण में विशेषता वाले एकमात्र वैश्विक सम्मेलन के रूप में सीएमएस कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्र के संगठनों एवं मीडिया के साथ मिलकर काम करता है। यानी इन सबको कंजर्वेशन में ये और भी जो है इंस्टीट्यूट्स, उनकी भी हेल्प ले लेता है। भारत का क्या है सीएमएस में, तो ये हम जरा समझते हैं। भारत वर्ष 1983 से सम्मेलन का सदस्य रहा है, जब से ये लागू हुआ है, और इसके साथ ही भारत ने कुछ प्रजातियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए गैर बाध्यकारी एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए हैं। हालांकि वो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन भारत तो आपको पता ही वैसे भी आदर्शवादी हमारी विदेश नीति है, तो हम जनरली जो भी ऐसी हमारे हित में हमें लगती है ना कन्वेंशन, हमको ऑटोमेटिकली लागू कर लेते हैं, और ये तो हमारे हित में ही है कि ये आते हैं यहाँ पे, तो टूरिज्म के लिए बहुत फेमस जगह हो जाती है वो। इनमें साइबेरियन क्रेन, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, केवलादेव में आते हैं, भरतपुर में, राजस्थान में। इसके अलावा मरीन टर्टल 2007, डुगोंग 2008, रैप्टर 2016, ये सब इसमें शामिल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले साइबेरियन क्रेन इसमें शामिल किया गया था, फिर मरीन टर्टल, फिर डुगोंग और रैप्टर। डुगोंग पे आपको पता ही है, आईएएस प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। फिर हम बात करें गांधीनगर घोषणा, जो 2020 में गांधीनगर में जो कन्वेंशन हुई थी, 13वीं कॉप हुई थी, उसके अंदर जो घोषणा या डिक्लेरेशन दी गई, उसके बारे में हम समझते हैं क्या है गांधीनगर घोषणा। तो इसके अंतर्गत इस घोषणा पत्र में प्रवासी जीवों के वास स्थान के शरण, यानी जहां वो रह रहे हैं, अगर उस हैबिटाट का लॉस हो रहा है, उसका वास स्थान का शरण हो रहा है, उनके अनियंत्रित दोहन क्यों प्रवासी जीवों के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। तो यानी सबसे ज्यादा हमने एम्फेसिस किया है कि हैबिटाट लॉस जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम है। इसके अलावा घोषणा पत्र में जो वर्तमान वैश्विक पारिस्थितिकी संकट है, इकोलॉजिकल क्राइसिस है, उसको स्वीकार करते हुए समस्या से निपटने के लिए शीघ्र और मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। घोषणा पत्र में सीएमएस और अन्य जैव विविधता से संबंधित सम्मेलनों के लक्ष्यों की प्राप्ति में जलवायु परिवर्तन पर जो यूएनएफसीसी के पेरिस समझौते के महत्व को स्वीकार किया गया है। क्लियर है। आगे हम बढ़े तो कोप 13 में जो सीएमएस की संरक्षित प्रजातियों की सूची है, उनमें 10 नई प्रजातियों को जोड़ा गया है, और इस सूची के जो परिशिष्ट 1 में 7 प्रजातियां हैं, वो कौन कौन सी है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, जो हमारा जैसे हम बोलते हैं गिबी, जो अभी अभी हमने देखा था, एशियाई हाथी, एशियन एलिफेंट, बंगाल फ्लोरिकन, जैगुआर, व्हाइट टिप शार्क, लिटिल बस्टर्ड और एंटीपोडियन अल्बाट्रॉस को शामिल किया है। सीएमएस की परिशिष्ट 1 में वन्य जीवों की जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी लुप्तप्राय प्रजाति है, उनको रखा जाता है। क्लियर है। तो ये इसके अंदर 7 प्रजातियां शामिल की गई हैं। परिशिष्ट 2 में प्रवासी जीवों की 3 प्रजातियों को जोड़ा गया है। कौन कौन सी है वो?
इसमें इनकी संख्या में असामान्य कमी दर्ज की गई, यानी हालांकि लुप्त प्राय नहीं है लेकिन इनकी संख्या तेजी से घट रही है और उनके संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग की जरूरत है। कौन कौन सी है ये? उरियल है, स्मूथ हैमरहेड शार्क है और टोपे शार्क है। ठीक है, तो शार्क कंजर्वेशन पे काफी ज्यादा इसमें ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही वन्य जीवों की लक्षित 14 अन्य प्रजातियों के संरक्षण हेतु ठोस कदम उठाने के लिए भी कार्य योजना सहमति दी गई है। तो यानी 10 प्रजातियां जोड़ी गई हैं, 7 तो परिशिष्ट 1 में और 3 है वो परिशिष्ट 2 में जोड़ी गई हैं। आगे हम बात करें कि इसमें एक रैप्टर समझौता ज्ञापन था, यानी कि रैप्टर एमओयू। तो ये क्या है? आपसे 2 मार्कर क्वेश्चन बन के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जरा समझते हैं इसको। कोप 13 सम्मेलन में यानी गांधीनगर में ही पूर्वी अफ्रीका का जो देश है इथोपिया ने सीएमएस द्वारा प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए स्थापित सीएमएस एमओयू ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ प्रे, ठीक है, इन अफ्रीका एंड यूरेशिया। इसका मतलब क्या है? हस्ताक्षर किए गए समझौते को रैप्टर समझौता ज्ञापन कहा जाता है। यानी जिन भी चीजों का शिकार किया जाता है ना, ऑफ प्रे, यानी सीएमएस एमओयू ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी ऐसी प्रवासी पक्षियां जिनका शिकार भी किया जाता है अफ्रीका और यूरेशिया में, उनके कंजर्वेशन के लिए एक वो जो है एमओयू साइन किया गया है। और यह समझौता अफ्रीका और यूरेशिया क्षेत्र में जो प्रवासी पक्षियों के शिकार पर क्या लगाता है? प्रतिबंध, और उनके संरक्षण को बढ़ावा देता है कि भाई रास्ते में माइग्रेटरी स्पीशीज जा रही है, रास्ते में उनका शिकार कर लिया जाए। भारत ने मार्च 2016 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो रैप्टर इस पे क्वेश्चन आपसे 2 मार्क का बन सकता है। कॉप 13 सम्मेलन में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रयासों को कुछ आम सहमति से स्वीकार किया गया था। इनमें से कौन कौन से प्रयास थे तो जरा हम देख लेते हैं। इनको आप आराम से आंसर में यूज कर सकते हैं। जैव विविधता और प्रवासी प्रजातियों के मुद्दों को राष्ट्रीय ऊर्जा तथा जलवायु नीति में शामिल करना। तो आप अपन जो हमारी राष्ट्रीय ऊर्जा नीति है और जलवायु नीति है, इनमें इनको शामिल कर सकते हैं। और वन्य जीव अनुकूल अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। जैसे आपने सुना होगा कि विंड पंप्स होते हैं, है ना, विंड मिल्स होते हैं जहां पे पवन ऊर्जा निर्मित की जाती है, तो उनसे काफी सारे पक्षी कट जाते हैं। तो यानी ऐसी अक्षय ऊर्जा को हमें बढ़ावा देना है जो वन्य जीवों के अनुकूल हो। तो यहाँ पे ये जो है कंसर्न हम उठा सकते हैं। क्लियर है? प्रवासी पक्षियों के गैर कानूनी शिकार और उनके व्यापार को रोकने के लिए प्रयासों को तेज करना होगा। प्रवासी पक्षियों के गैर कानूनी शिकार और उनके व्यापार को रोकने के लिए प्रयासों को तेज करना, वही शिकार पर प्रतिबंध है। मूलभूत आधारिक संरचनाओं जैसे हमारी सड़क रेल हो गई, इनके विकास के दौरान प्रवासी प्रजातियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करना होगा। देखिए, आपको पता ही होगा कि जो अगर हम बात करें पर्यावरण से संबंधित जो कूटनीति होती है, यानी कूटनीति में जब हम पर्यावरणीय पक्षों को उठाते हैं तो उसे हम ट्रैक 6 डिप्लोमेसी कहते हैं। ट्रैक 6 डिप्लोमेसी या कूटनीति, मतलब ये भी कूटनीति का एक प्रकार है जिससे जो है समस्याएं हल होती हैं और जो देश है वो करीब आ जाते हैं। तो कूटनीति का एक प्रकार है पर्यावरण। तो इनमें से जितनी भी चीजें हैं ना, ये आप आराम से पॉलिटी वाले पेपर में भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे लिए इंडिया के लिए अक्षय ऊर्जा से संबंधित चैलेंज या चुनौतियां क्या है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर लिखेंगे, पवन ऊर्जा के बारे में लिख देंगे, भाई इसकी संभावनाएं तो ये है, लेकिन चुनौतियां ये हैं कि भाई इसके लिए हमें बहुत बड़ा लैंड चाहिए होता है, तो बैरन लैंड हमारे पास वेस्टर्न राजस्थान में ही है। इसके अलावा इसकी कॉस्ट जो भी आती है इनको, और विंड की जो है जो स्पीड है, हवा की जो गति है वो हमेशा इतनी होनी चाहिए जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड है। इसके साथ ही आप एक एंगल जो कि हर कोई नहीं लिख पाएगा, आप एंटर कर सकते हो उसमें। वो क्या होगा कि भारत ने अभी हाल ही में गांधीनगर जो डिक्लेरेशन हुआ था सीएमएस के तहत, उसमें ये कहा है कि जो माइग्रेटरी स्पीशीज हैं उनके अनुकूल हमें अक्षय ऊर्जा उत्पादित करनी है। और भारत काफी सारे जो पक्षी हैं वो इन विंड मिल्स के थ्रू कट जाते हैं। तो भारत के लिए एक चैलेंज रहेगा कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भारत की जो कन्वेंशन हो रही है, भारत ने जिनमें सहमति दर्ज की है, उनको अपने ग्राउंड लेवल पे कैसे हम लागू करें। तो इस तरह की जो एंगल होते हैं ना, वो हर कोई नहीं लिखेगा एग्जाम में। अगर आप डालेंगे उसको एग्जाम के अंदर तो आपको ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा मार्क तो 100% मिलने वाला है। और आपको मैंने फिर भी बताया था, बार बार बता रही हूँ कि आधा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आधे नंबर पे 50 रैंक आगे और पीछे हो जाती है। तो अगर आपको आधा एक नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब आप 50-100 रैंक आगे आ चुकी है। और कंपटीशन कितना सा है? कंपटीशन सिर्फ 20,000 लोगों का है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़े। जलीय वन्य जीवों के मांस के लिए अनियंत्रित उपयोग पर अंकुश लगाना है। तो जलीय वन्य जीवों के मांस के
अनियंत्रित, जैसे हमने शार्क देखा कि शार्क की 3 प्रजातियां, एक परिशिष्ट 1 में और 2 परिशिष्ट 2 में जो है शामिल की गई हैं। समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान शार्क या अन्य संरक्षित प्रजातियों के अनैच्छिक शिकार की निगरानी करना और उनके समाधान के लिए नीति बनाना। वही शार्क पर हमारा बहुत एम्फेसिस रहा। संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए जीवों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के प्रति समझ को हमें बढ़ाना है। ठीक है, आगे हम बात करें सीएमएस राजदूत क्या है, तो ये भी 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है कि सीएमएस राजदूत क्या है। तो अभी 3 लोगों को सीएमएस राजदूत डिक्लेयर किया गया है, उनमें से एक नाम आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। सीएमएस के कार्य और प्रवासी प्रजातियों की समस्याओं के प्रति, है ना, इनके जो कार्य हैं और इनकी प्रवासी प्रजातियों की जो समस्या है इनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि भाई हम ज्ञानी पापाओं की बात सुनते नहीं है, पॉलिटिशियंस की बात सुनते नहीं, लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी कुछ बोले कि भाई ये चॉकलेट खाओ, ये चॉकलेट बहुत अच्छी है, ये एनर्जी ड्रिंक पियो, उससे आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, तो हमारा ध्यान जरूर जाता है उसको। तो इसलिए जो है इन्होंने 3 सीएमएस राजदूत नियुक्त किए हैं जागरूकता फैलाने के लिए। एक तो इवन रेडमंड है, स्थलीय प्रवासी प्रजातियों के लिए है। साशा डेंच है, ये पर्यावरणविद है प्रवासी पक्षियों के लिए। और रणदीप हुड्डा, आप में से कई लोगों को बहुत पसंद भी होगा, मेरी तरह अभिनेता और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं ये, और इन्हें प्रवासी जलीय जीवों के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर या सीएमएस राजदूत बनाया गया है ना। इंटरेस्टिंग खबर। तो ये आपसे 2 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर्स में आरपीएससी की आदत है फेमस पर्सनालिटीज के बारे में पूछना, तो यू नेवर नो। कोप 13 में भारत की क्या भूमिका रही, ये हम देख लेते हैं। तो कोप 13 सम्मेलन में सीएमएस के चैंपियन प्रोग्राम के तहत, ठीक है, चैंपियन प्रोग्राम है, उसके तहत भारत को स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इस सम्मेलन के बाद भारत को अगले 3 वर्षों के लिए, क्योंकि हर 30 साल में कन्वेंशन होता है, तो यानी 20 में कन्वेंशन हुई, तो 21, 22 और 23 में जब तक कन्वेंशन नहीं आता तब तक के लिए अध्यक्ष भारत इसका नियुक्त किया गया है। भारत सेंट्रल एशियाई फ्लाईवे, ये क्या होता है अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इससे भी 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के मुद्दे को नेतृत्व करते हुए सीएफ के लिए एक फ्रेमवर्क का निर्माण करेगा। ठीक है, आगे हम बढ़े तो सीएफ के विकास के लिए, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत सभी हितधारकों के सहयोग से प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए जो आर्द्र भूमि है यानी वेटलैंड है, इनके संरक्षण एवं विकास किया जाएगा। वैसे भी आप देखना इन दिनों वेटलैंड पर क्वेश्चंस बढ़ गए हैं एग्जाम में, और वेटलैंड पर काफी ज्यादा गवर्नमेंट एम्फेसिस भी है। वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान हमारे यहाँ चल रहा है ना, आर्द्र भूमि संरक्षण योजना। तो ये सारी चीजों पर आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में होने को तो बहुत सारे वेटलैंड हैं, लेकिन 2 वेटलैंड ऐसे हैं जो रामसर साइट हैं। कौन कौन सी है, केवला देव है और सांभर है। तो आपको ये याद रखना है रामसर साइट क्या होती है, कितनी रामसर साइट हो गई, क्योंकि आप देखोगे इन दिनों रामसर साइट लगातार ऐड होती जा रही हैं, तो इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। एग्जाम से पहले हमारी कोशिश रहेगी कि एक इस पर भी वीडियो बना दें, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इसके अंदर भी वेटलैंड कंजर्वेशन की बात जो है इस राष्ट्रीय कार्य योजना के अंदर नेशनल ये क्या है वर्क प्लान है, तो इसके अंदर इसका किया गया, तो हमारे लिए वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और इस क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की स्थापना करेगा। ठीक है, मरीन टर्टल पॉलिसी क्या है वो भी इसके अंतर्गत है। देखो हम देखते हैं क्या है मरीन टर्टल पॉलिसी। तो भारत सरकार द्वारा जो समुद्री कछुए हैं, है ना, एक तो होता है टॉर्टोइज, एक होता है टर्टल, दोनों को हम बोलते कछुआ हैं, लेकिन जो टर्टल होता है वो समुद्री कछुआ होता है, यानी एक तो कछुआ समुद्र में रहता है पानी के अंदर, और एक जो जमीन पे रहता है, हम सुनते हैं ना खरगोश और कछुए की दौड़ वाली कहानी, वो टॉर्टोइज होता है। ठीक है, तो समुद्री कछुओं की प्रवासी प्रजातियों और उनके वास स्थान के संरक्षण तथा विकास के लिए कार्य योजना का निर्माण किया जा रहा है। ये स्थलीय प्रवासी या हम बोल सकते हैं जलीय प्रवासी पक्षी हो गए, जिसके लिए रणदीप हुड्डा जो है सीएमएस राजदूत है। इसके तहत समुद्री कछुओं के प्रवास स्थान की पहचान करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनकी चिकित्सा सहायता प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे। संबंधित क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए, क्योंकि ये हमें पता है कि जो हमारे समुद्र हैं वो प्रदूषित होते जा रहे हैं, प्लास्टिक कचरा बहुत ज्यादा जा रहा है उनके, तो प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए योजना के कार्यान्वयन में सभी हितधारकों मछुआरों आदि को शामिल किया जाएगा। इस योजना में सर्वेक्षण के लिए केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान की सहायता ली जाएगी, और 5 करोड़ रुपए की लागत आने का इसमें हमने अनुमान लगाया है। क्लियर है। आगे हम बढ़े, भारत में प्रवासी प्रजातियों के प्रमुख प्रवास क्षेत्र कौन से हैं, इस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा। तो हिंद महासागर के साथ हमारी लंबी तटीय सीमा है, तो जलीय प्रवासी हमारे यहाँ बहुत सारे आने की संभावना रहती है। तो भारतीय उपमहाद्वीप इस क्षेत्र में पक्षियों के महत्वपूर्ण प्रवास मार्ग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का भी हिस्सा है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जैसे जो पूरे सेंट्रल एशिया को क्रॉस करते हुए हमारे यहाँ प्रवासी पक्षी आ जाते हैं या कहीं और जाते हैं। तो जैसे हम बात करें साइबेरियन क्रेन, तो वो पूरे रूस से होकर पूरे सेंट्रल एशिया को क्रॉस करते हुए भारत तक
आते हैं। इसके कारण वर्ष भर बहुत से प्रवासी जीव भारत के अलग अलग क्षेत्रों में प्रवास के लिए आते रहते हैं। तो हमारे यहाँ जलीय भी आ रहे हैं और इस जो हवा से आ रहे हैं एवियन भी हमारे यहाँ पक्षी जो है आ रहे हैं। भारत के कुछ प्रवासी क्षेत्रों में कौन कौन से हैं? तो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य है, कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। बार हेडेड गीज के लिए ये फेमस है, कल हंस के लिए। इसके अलावा केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में जो है वो साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। और नागालैंड का बोखा जिला जो है वो अमूर फाल्कन के लिए जाने जाते हैं। ऐसे होने को तो बहुत सारी और जगह भी हैं, पर लेकिन ये तीन जो है स्पेशली आइडेंटिफाइड हैं। एक तो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य बार हेडेड गीज यानी कलहंस के लिए प्रसिद्ध है उड़ीसा में, केवलादेव जो है साइबेरियन क्रेन के लिए राजस्थान में है, और नागालैंड का बोखा है अमूर फाल्कन के लिए फेमस है। आगे हम बात करें प्रवास में होने वाली समस्या क्या है कि हमें इनके लिए एक प्रोग्राम चलाना पड़ रहा है। तो एक तो कुछ वर्षों में प्रवासी जीवों की संख्या में भारी कमी देखी गई है। जीवों की घटती संख्या और उनके प्रवास में होने वाली समस्याओं में क्या क्या प्रमुख है? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, भाई समुद्री है तो समुद्रों का तापमान भी बढ़ रहा है तो उनको दिक्कत होती है, प्रदूषण बढ़ रहा है और इनका अवैध शिकार भी इसमें प्रमुख जो है प्रॉब्लम है। फिर हम बात करें जलवायु परिवर्तन की, तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्रवासी जीव हैं उनको अपने प्राकृतिक स्थान को छोड़कर नए स्थानों पर जाना पड़ता है। असुरक्षित और प्रतिकूल वातावरण का प्रभाव इनकी उत्तरजीविता और उनकी रुचि प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। इसके साथ ही नए स्थानों पर प्रवास से उनका शिकार किए जाने का भी खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पर्यावरण परिवर्तन के कारण। अवैध शिकार से क्या हो रहा है? अवैध शिकार कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संरक्षित घोषित होने के बावजूद प्रवासी पक्षियों का अवैध शिकार ऐसे जीवों के अस्तित्व के लिए एक बड़ी समस्या है। जैसे नागालैंड में अमूर फाल्कन है या पाकिस्तान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का शिकार। जैसे कल ही मैं एक मूवी देख रही थी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में मूवी देख रही थी, तो उसके अंदर उन्होंने गरुड़ बनाया था, है ना, एक ड्रोन बनाया था जिसके थ्रू उन्होंने पहले जो बेस है जहां पर उनको अटैक करना था उनको वॉच किया था, और उस टाइम भी जो हमारे ट्रूप्स गई थी उनके लिए वो आई का काम कर रहे थे। तो उस गरुड़ को जो है एक बच्चा जो है वो पकड़ने की कोशिश करता है, ऑब्वियसली इनका शिकार ही है। तो वो तो चलो उसमें मूवी में दिखाया वो खिलौना जैसा था तो उनको तो ऐसा लगा कि ठीक है इसको तो खा नहीं सकते, पर इनका शिकार किया जाता है। तो पाकिस्तान में जो हमारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है गोडावड़, उसका शिकार होता है। नागालैंड में अमूर फाल्कन का शिकार हो जाता है। प्रदूषण के कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव प्रवासी जीवों की घटी संख्या के कारण हो रहे हैं। जैसे समुद्री कचरा, वही प्लास्टिक वाली बात है। प्रवासी जो कछुए हैं उनके वास स्थान को क्षति पहुंचती है। पक्षियों की जो प्राकृतिक आवास है, नेचुरल हैबिटेट है, उनका लॉस होता है और जल प्रदूषण इसमें शामिल हो जाते हैं। अन्य कारण क्या क्या है कि प्रवासी प्रजातियों की जो उत्तरजीविता की अन्य चुनौतियां हैं उनमें कई मानवीय विकास गतिविधियां, जैसे हम कोई सड़क या रेल मार्ग बना रहे हैं, विद्युत के तार बना रहे हैं, कृषि में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशक जो है वो है। जैसे अभी आपने थोड़े टाइम पहले ही राजस्थान सरकार में एक योजना आई थी कि आपको पता ही होगा कि बिजली के जो तार हैं उनसे टकराकर कई सारे जो हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावड़ की डेथ हो जाती है। बहुत सारे गोडावड़ मर जाते हैं उनसे चिपककर। तो उसके लिए उन पर लैंप लगा दिए गए हैं जिससे उनको दिखाई दे सके कि यहाँ पर तार है और इधर नहीं जाना है। तो उस पर जैसे रात के समय ऐसे बहुत घटनाएं हुई थी तो उन पर लैंप लगा दिए गए हैं। ऐसी एक योजना राजस्थान सरकार की है। तो आपको थोड़ा सा अपडेटेड आंसर इसमें लिखना है। अच्छा, फ्लाईवे क्या है जिसकी अभी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो पहले फ्लाईवे क्या होता है? तो प्रवासी जीवों द्वारा विभिन्न देशों या महाद्वीपों में अपने प्रवास के दौरान उपयोग किए जाने वाले एक निश्चित मार्ग को फ्लाईवे के रूप में जाना जाता है। वस्तुतः फ्लाईवे विभिन्न देशों और महाद्वीपों के पारिस्थितिक तंत्रों तथा प्रवास स्थानों को जोड़ने का कार्य करते हैं। समझ गए? तो बेसिकली जो उनका रास्ता है ना, जो उनका निश्चित मार्ग है, वो बेसिकली फ्लाईवे कहलाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे प्रवासी पक्षियों के विश्व के 9 प्रवास मार्गों में से एक है। पूरे वर्ल्ड में 9 है, उनमें से एक जो है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है। इस फ्लाईवे के अंतर्गत आर्कटिक और हिंद महासागर के बीच यूरेशिया के लगभग 30 देश शामिल हैं। ठीक है, तो संपूर्ण विश्व के जलीय प्रवासी पक्षियों की लगभग 182 प्रजातियां CAF क्षेत्र में प्रवास करती हैं। इनमें से 29 प्रजातियों को वैश्विक रूप से संकटग्रस्त या निकट संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। यह मार्ग इन प्रजातियों के प्रवास और प्रजनन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे आप देख सकते हो इस मैप में, ये एशियन माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फ्लाईवे है। पूरा आर्कटिक रीजन से यानी वही साइबेरिया के आसपास से, उसके उत्तर से भी लेकर ये पूरा हिंद महासागर तक ये पूरा क्षेत्र जाता है। ठीक है, तो ये पूरा फ्लाईवे है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है। इसके नीचे ये ब्लू कलर में है, ये ईस्ट एशियन है ना, ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे है। पर हमारे लिए सेंट्रल एशियन फ्लाईवे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत जो है वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का हिस्सा है। ऐसे वेस्ट पैसिफिक फ्लाईवे, ऐसे पूरे वर्ल्ड में 9
फ्लाईवे बने हुए हैं। तो आप इनको इजीली एग्जाम में कोट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन पर्यावरण के नाम पे या करंट अफेयर्स के नाम पे आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है गांधीनगर में होने के इस कारण। तो इसलिए, और भारत अभी अध्यक्ष भी है 3 साल तक इसका, और वेटलैंड पे क्वेश्चन बन सकता है। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनने की इस टॉपिक से काफी सारी संभावनाएं हैं। तो इसको, इस सीरीज को इसी तरीके से देखते रहें। अगर आपको ये अच्छी लग रही है क्लासेस तो जरूर से इनको लाइक और शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर से दबा के रखिए, जिससे जब भी अगला वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।